मॉनसून में भी प्रशांत किशोर ने बिहार का तापमान बढ़ा दिया है। भाजपा के दो नेताओं पर उन्होंने जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उससे सनसनी फैल गई है। कहा है कि सरकार बनते ही भाजपा के कई मंत्री नेता जेल में होंगे। हालांकि मंगल पांडे ने सामने आकर सफाई दी है, कहा है कि ये आरोप गलत हैं। लेकिन फिर भी दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे सहित भाजपा पर और एनडीए की पूरी सरकार पर इस तरह का खुला आरोप चुनावी माहौल में हलचल मचा रहा है। पीके यहां तक कह रहे हैं कि उनके पास भाजपा के और भी नेताओं के भ्रष्टाचार का चिट्ठा है। साफ लग रहा है कि पीके ने इस चुनाव में अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है या निकालने की तैयारी में है। ब्रह्मास्त्र कौन सा? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का। याद कीजिए 1990 का दशक, जब लालू अपनी राजनीति के चरम पर थे, मजबूती से सरकार चला रहे थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आरोप सिद्ध हुए, सरकार गई और आज तक सत्ता में उनकी वापसी नहीं हो पाई है। कुछ महीने रहे थे जदयू के साथ, लेकिन मोटे तौर पर तो अभी तक संघर्ष चल रहा है। यह भी याद कीजिए कि बिहार में नीतीश कुमार के आने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? ईमानदार और साफ सुथरी सरकार की छवि, जो आज तक नीतीश कुमार की सरकार ने बना रखी है। कोई घोटाले, किसी वित्तीय गड़बड़ी जैसे आरोप अब तक इस सरकार पर तो नहीं लगा है। लेकिन अचानक कुछ दिनों पहले राजनीति में आया एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी सरकार पर और सरकार में शामिल पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। और सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं कि वह भ्रष्ट हैं, बल्कि डिटेल्स के साथ। कब, कहां, किसके नाम पर कौन सा फ्लैट लिया, पैसे किस अकाउंट से किस में गए, कितने गए, क्यों गए, सब कुछ। अब यह सही है या गलत, यह तो जांच बताएगी। लेकिन इससे पता चलता है कि पीके ने होमवर्क किया है और वे इस पथ पर आगे बढ़ने को उत्सुक भी हैं। पीके के इन आरोपों से कुछ हो ना हो, सरकार को लेकर लोगों के मन में जो परसेप्शन है उसके बदलने का खतरा है। और ऐसा होता है कि जो राजद के साथ हुआ, जदयू के साथ वही होने का खतरा है। और राजद ने तो फिर भी मजबूती से वापसी कर ली। आज राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, तेजस्वी संभाल रहे हैं, लेकिन जदयू के साथ स्थितियां विकट हो सकती हैं। एक तो ऐसे ही जदयू में नेतृत्व और भविष्य की राजनीति को लेकर असमंजस है। अगर नीतीश के सीएम रहते भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो मामला गंभीर हो सकता है। आज हम इसी को विश्लेषण करेंगे। प्रशांत किशोर दरअसल चाह क्या रहे हैं, उनके टारगेट क्या हैं, दूसरा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बिहार में कितना बड़ा है और क्या कुछ यहाँ हो सकता है, साथ ही इस पूरे बवाल का बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि बिहार चुनाव के ठीक पहले पीके द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का अर्थ क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक और विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम सियासी कहानियां। 8 अगस्त 2025 को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने दावा किया कि 2019 में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। इस पैसे से मंगल पांडे ने दिल्ली के द्वारका में अपनी पत्नी उर्मिला पांडे के नाम फ्लैट लिया। फ्लैट की कीमत 86 लाख रुपए थी, जिसमें बकौल पीके दिलीप जायसवाल के 25 लाख भी शामिल थे। पीके ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि ये रकम दिलीप जायसवाल के बैंक खाते से मंगल पांडे के पिता अवधेश पांडे के खाते में और फिर उर्मिला पांडे के खाते में ट्रांसफर हुई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस रिश्वत के बदले दिलीप जायसवाल के किशनगंज स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। कॉलेज को पहले डिग्री देने का भी अधिकार नहीं था, जो कि सच बात है। 2019 से पहले यह कॉलेज डिग्री नहीं दे सकता था, लेकिन इसे बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। प्रशांत किशोर ने स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस खरीद में अनियमितता का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक 2022 में बिहार सरकार ने टाइप सी एम्बुलेंस 19,58,000 रुपए में खरीदी, लेकिन 2024 में यही एम्बुलेंस 27,47,000 रुपए में खरीदी गई, जबकि पड़ोसी राज्य में इसकी कीमत कम थी। किशोर ने बीजेपी नेताओं को राजद सुप्रीमो लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट करार दिया है। जवाब में मंगल पांडे ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार और राजनीति से प्रेरित है। पांडे ने यह दावा किया कि फ्लैट की खरीदारी पूरी तरह कानूनी थी और इसके लिए कोई गलत धन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उनका कहना है कि दिलीप जायसवाल ने उनसे कर्ज लिया था, जिसे उन्होंने लौटाया था। ये तो थी बयान की बात, आगे और भी आरोप लगेंगे
और भी सफाई वाले बयान आएंगे। शायद यह सिलसिला चुनाव तक चलता रहे। लेकिन सवाल है कि पीके इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर चुनाव में बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं और उनकी लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों से है। राजद और कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा इस वक्त वाजिब नहीं है, क्योंकि यह दोनों पार्टियां पिछले कई सालों से सरकार में ही नहीं है। लेकिन पीके अच्छे से जानते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे से सरकार की छवि को आसानी से खराब किया जा सकता है, जिसका सीधा असर उन्हें चुनाव में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वक्त एनडीए के सरकार को वे भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप इस बात को समझिए कि बिहार की जनता जिन दो विकल्पों के साथ आज तक आगे बढ़ती रही है, उसमें से एक खेमे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सिद्ध हो चुके हैं और लालू यादव जेल में भी रहे हैं। दूसरा खेमा जो अपने आप को ईमानदार और साफ सुथरी वाली छवि बताता है और जिसकी सत्ता में एंट्री ही भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाकर हुई थी, अगर उस पर भी भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगते हैं तो इसका साफ अर्थ है कि बिहार की जनता के पास वर्तमान में मौजूद दोनों विकल्प ढाक के तीन पात है। ऐसे में प्रशांत किशोर को यह उम्मीद है कि जनता उन्हें नए विकल्प के तौर पर देखेगी और उनकी पार्टी को इसका भरपूर फायदा मिल सकता है। देखिए, यह बात पीके भी जानते हैं कि जो भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस या किसी भी अन्य पार्टी के कोर वोटर हैं, वे शिफ्ट नहीं होंगे। लेकिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजद को वोट नहीं दिया और जदयू और भाजपा की तरफ आए, वे जब देखेंगे कि वे पार्टियां भी वही कर रही हैं, तो वे जरूर इस बार प्रशांत किशोर की तरफ जा सकते हैं, ऐसा पीके को लगता है। दूसरा, प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को बिहार के युवाओं और मध्यम वर्ग के बीच लोकप्रिय बनाना चाहते हैं और मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए भ्रष्टाचार वाकई बड़ा मुद्दा है। तीसरा कारण है कि बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर 2020 के चुनाव में ही डेटा चोरी का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में किशोर ने ये तीखा हमला बोला है। दिक्कत है कि इस पूरे प्रकरण पर नीतीश कुमार चुप हैं। उनकी सरकार पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन वे कुछ नहीं बोल रहे हैं। वैसे तो उन्होंने आजकल बोलना लगभग बंद ही कर दिया है, पब्लिक में आते भी नहीं हैं, मीडिया से बात नहीं करते हैं। लेकिन यदि वे सिर्फ इतना ही कह दे कि पीके झूठ कह रहे हैं और इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो कम से कम जनता को भरोसा होगा कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं। तो शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज भी नीतीश कुमार की छवि साफ है और लोग उन पर यकीन करते हैं। वैसे हो सकता है कि वे जानबूझकर चुप हैं ताकि भाजपा इसे अपने स्तर पर देखे, लेकिन मुझे लगता है कि इससे उनकी ही सरकार की छवि खराब हो सकती है। दोस्तों, बिहार में भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा से गंभीर रहा है। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव की सरकार पर चारा घोटाले जैसे बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके चलते उनकी सरकार चली गई। लालू और उनकी पार्टी राजद को इस घोटाले का खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। नीतीश कुमार ने 2005 में इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर सत्ता हासिल की थी। उनकी सरकार ने सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नारा दिया, जिसने उन्हें जनता का भरोसा दिलाया। प्रशांत किशोर अब उसी रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे बीजेपी और जदयू की साफ छवि को चुनौती देकर जनता के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार भी भ्रष्टाचार में डूबी है। अगर किशोर अपने आरोपों को सबूतों के साथ सही साबित कर पाए तो ये बीजेपी और जदयू के लिए बड़ा झटका हो सकता है। लालू की तरह बीजेपी और जदयू की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और जनता का भरोसा टूट सकता है। किशोर शायद यही चाहते हैं कि जनता एनडीए को उसी तरह देखे जैसे उसने लालू की सरकार को देखा था। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि उनके पास बीजेपी और अन्य नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार का चिट्ठा है। ये एक संकेत है कि वे आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे कर सकते हैं। उनकी रणनीति में 3 बिंदु दिखाई देते हैं। पहला, वे बीजेपी और जदयू को लगातार डिफेंसिव मोड में रखना चाहते हैं। हर नए आरोप के साथ एनडीए को सफाई देनी पड़ेगी, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। दूसरा, पीके अपनी पार्टी को एक साफ सुथरे विकल्प के तौर में पेश करना चाहते हैं। वे जनता को ये बताना चाहते हैं कि जन सुराज पार्टी ही बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकती है। तीसरा, वे बिहार के युवाओं और मध्यम वर्ग को लामबंद करना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से परेशान हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब कुछ ही महीने बाकी हैं और पीके ने माहौल को बदलने की कोशिश की है। अगर वो बिहार की जनता का ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींच पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वे आसानी से ये नैरेटिव भी गढ़ पाएंगे कि मौजूदा सरकार भी भ्रष्ट है। अगर वे ऐसा कर पाए तो उनके लिए यह बड़ी जीत होगी, जिसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि अब भी कहना जल्दबाजी होगी,
लेकिन पीके ने सियासी माहौल में एक नया बम तो जरूर फोड़ दिया है। देखिए, शायद वो और भी बम फोड़े, पता नहीं अगला नंबर किसका है। बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि पीके के आरोपों में कोई दम है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का आभार। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है अवंतिका। शुक्रिया।